सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन। ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट हमने बहुत मेहनत करके तैयार किया। उसका सॉल्यूशन आपको परीक्षा में बहुत अच्छी मदद देगा। और ये मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए पूरी एक, जिस प्रकार से आप बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे उसी प्रकार से मैंने स्वयं लिखा है और उसके बाद में आप तक इसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी तक इसको शेयर करें, बहुत मदद करेगा। चलिए हम इसके प्रश्न को समझें। सभी जानते हैं कि इस बार पेपर जो है खंडों में डिवाइड रहेगा। तो पहला जो खंड है उसके अंदर बहु विकल्पीय प्रश्न आएंगे और ये 15 प्रश्न सभी एक एक अंकों के रहेंगे, कुल 15 अंकों के। तो इसके प्रश्न देखिए, ये पहला प्रश्न है, इसके अंदर 15 रहेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखें, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बर्लिन की दीवार। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने। फिर अगला अच्छा प्रश्न है, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 6। और अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। तो देखो इसमें ये 11 सितंबर लिख देंगे सारों में, और साल का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 11 सितंबर 2001 को हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया द आंसर। इसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कौन से देश में हुआ था? ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में। ध्यान देना, पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, ठीक है। तो क्योटो सम्मेलन कहाँ होता है? जापान में। इसके बाद में अगला है, भारत की नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? ठीक है, ये होती है 1991 में। और अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ठीक है। तो ये हो गया ब आंसर। फिर अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया था। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण, देखो इसमें देखो बॉम्बे प्लान भी ठीक है, सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से ये भी सही है, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, किसान संगठन की मांग से, तो सारे ही सही है, ठीक है ना। देखो ये इसमें विकल्प दिए हैं लेकिन इसमें क्या रहेगा? उपरोक्त सभी है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। तो से आंसर हो गया। फिर मैकमोहन रेखा कौन से दो देशों की सीमा बनाती है? तो मैकमोहन सीमा बनाती है भारत और चीन की। ब आंसर हो गया। फिर गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने। फिर अगला प्रश्न है, गोवा भारत संघ का एक राज्य कब बना था? ठीक है, देखो ये पहले केंद्र शासित था, फिर राज्य बना 1987 में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्न में से किससे है? बहुत अच्छा प्रश्न। इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है? ये है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। तो ब आंसर हो गया, ठीक है। ये आ गया दूसरा प्रश्न। इसमें खालिस्तान भरने हैं, 7 प्रश्न रहेंगे, ये एक एक नंबर के 7 अंक के हो जाएंगे। और पहला प्रश्न देखें, इसमें पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में, यानी जो आज बांग्लादेश है, में जन संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान ने, ठीक है। खालिस्तान में आ गया शेख मुजीबुर रहमान। फिर दक्षेस के सदस्य देशों ने सन 2000, देखो ये खालिस्तान बढ़ना है, सन 2008 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्टा पर दस्तखत किए, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है सुरक्षा की। खालिस्तान रहेगा तो इसमें आएगा, अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। फिर ऐसे लोग व उनके वंशज जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, क्या कहलाएंगे? मूलवासी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में बढ़ना है यहाँ पर।
तो ये खालिस्तान आ गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेष अधिकार यानी को समाप्त किया। तो खालिस्तान आएगा प्रिवी पर्स। ठीक है, ये अलग से भी पूछ सकते हैं प्रिवी पर्स क्या था। ठीक है, तो इसमें क्या था, वो जो राजा महाराजा थे ना पहले, उनको जो विशेष अधिकार वो समाप्त किया था इंदिरा गांधी ने। फिर आजादी के समय खालिस्तान को भारत की शरणागति, किसको शरणागति थी? सिक्किम राज्य को भारत की शरणागति थी। ये 2 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 है, अति लघुतरात्मक। इनका उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में। 10 प्रश्न रहेंगे, एक एक अंक के 10 अंक मिल जाएंगे आपको ये। ठीक है, तो ये आप पूरा वीडियो देखें। मैं इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आप डाउनलोड करके फिर समझ भी लें। छोटे प्रश्न में समझा देता हूँ। वैसे पूरे 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। फिर अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो देखो आप इसी ऐसे सीक्वेंस में करना। कभी आप क्या करते हो, लास्ट वाला पहले कर देते हो और घालमेल कर देते हो, कॉपी चेक करने वाला बड़ा परेशान होता है। तो आप सीक्वेंस में करें। तीसरा प्रश्न रहेगा इसी के अंदर, निशस्त्रीकरण के 2 उदाहरण। तो जैविक हथियार संधि और रासायनिक हथियार संधि, ये 2 उदाहरण हुए। फिर अगला प्रश्न है, साझी संपदा से क्या समझते हैं आप? साझी संपदा से क्या तात्पर्य है? जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय का अधिकार हो, वो क्या है? साझी संपदा कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए? ये कौन कौन से कार्य हुए? विभिन्न क्षेत्रों पर आयात प्रतिबंध हटाए गए और व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये 2 काम किए। ठीक है, ये 2 काम है। फिर अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन फ्लड क्या था? एक्चुअल में यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था ये। फिर अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अंग्रेजी भी ध्यान में तो वो भी लिख दें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। बहुत सारे दल हैं, आप मर्जी से और भी बदल सकते हैं। DMK और तृणमूल कांग्रेस मैंने लिखे हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय दलीय व्यवस्था के 2 दोष बताइए। तो इसका पहला दोष तो सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की प्रबलता और नैतिकता का भाव, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया खंड ए, जिसके अंदर अवैध थे और खालिस्तान थे और एक पंक्तियां एक शब्द वाले उत्तर थे। फिर आ गया खंड ब। खंड ब के अंदर क्या है, थोड़े से प्रश्न बड़े आएंगे। इनकी शब्द सीमा 50 शब्द रहेगी। ये 12 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के, कुल मिला के 24 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, आसियान क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। आसियान क्या है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक योजना के तहत 5 देश ने मिलकर की थी। ये थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और बाद में इसके अंदर कौन मिल गया? ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और इसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। अगला है मिलान करना। ठीक है, ऐसे प्रश्न गलत कभी भी नहीं हो पाएंगे। मिलान कीजिए। भारत चीन युद्ध, भारत चीन, देखो साथ साथ मिलान करते जाइए। भारत चीन युद्ध यह है कब हुआ था? 1962 में। फिर बांग्लादेश का गठन कब होता है? बांग्लादेश 1971 में। नेपाल में नया संविधान कब बना? 2015 में। और बच गया ये, सीधी सी बात है, एक्सेस की शुरुआत 1985 होगी। हो गया ना मिलान। फिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को प्राप्त निषेधाधिकार यानी वीटो पावर से क्या समझते हैं? ये क्या है?
वीटो पावर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इनको शक्ति मिली हुई है। इन 5 देशों में से कोई भी एक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव का विरोध कर देते हैं तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है, इसे वीटो पावर कहते हैं। और इसमें क्या है, अगर वो अनुपस्थित है तो ये माना नहीं जाएगा। आप इसका प्रिंट निकाल लें, पढ़ें, 2 बार 3 बार आपकी मदद करेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपका अच्छा स्कोर कर देगा ये पेपर। अगला प्रश्न, बुनियादी रूप से किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में सुरक्षा के कौन से विकल्प होते हैं? संक्षेप में बताने 2 नंबर का है आप। तो इसमें 3 विकल्पों का जिक्र किया है, आत्मसमर्पण करना और दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए ही मान लेना, या फिर दूसरा विकल्प है युद्ध से होने वाले विनाश को इस हद तक बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष हमला करने से रुक जाए, और तीसरा विकल्प है युद्ध हो ही जाए तो अपनी रक्षा करें और हमलावर को पराजित कर दें। फिर अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु भारत द्वारा किए गए किन्हीं 4 प्रयास। तो 4 प्रयास, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल पे 2002 में साइन किए और अपनी राष्ट्रीय मोटर कार ईंधन नीति बनाई, और 2001 के अंदर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ऊर्जा जो है ना वो संरक्षित हो। फिर भारत ने विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्राकृतिक गैसों के आयात, स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में काम करना प्रारंभ किया। ये कुछ पॉइंट थे। अगला प्रश्न, पहली पंचवर्षीय योजना किस चीज पर जोर था और ये दूसरी से किस प्रकार अलग थी? पहली पंचवर्षीय योजना में गरीबी के जाल में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने पे ज्यादा जोर, ठीक है ना। इसके लिए क्या हुआ, कृषि सेक्टर पे ज्यादा जोर रहा। कौन से सेक्टर पे रहा? कृषि पे। इसके अंदर क्या बना, बांध और सिंचाई की बड़ी परियोजनाओं के ऊपर निवेश हुआ। और दोनों का डिफरेंस की बात करें तो पहली योजना कृषि पर थी और दूसरी योजना भारी उद्योगों के विकास पर थी, ठीक है। आप इसका प्रिंट निकाल के पढ़ें। भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता बताइए। भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, जाति, रंग, सांप्रदायिकता, भेदभाव, साम्राज्यवाद का विरोध करना, ठीक है। ये विदेश नीति की मुख्य बातें। फिर आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या करें, ठीक है। तो इसमें क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1969-70 के काल में भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन, भूमि परिसीमन के कानून, बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रीवीपर्स की समाप्ति, कुछ काम ऐसे किए जिससे समाजवादी दृष्टिकोण इनका स्पष्ट हुआ। और इसके अंदर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया जो जनता को काफी पसंद आया और गांधी के पक्ष में मतदान हुआ। और जो 1971 का चुनाव था उसमें कांग्रेस आर यानी जो ओरिजिनल कांग्रेस बोले तो इसका और सीपीआई का गठबंधन हुआ। इनको लोकसभा में 375 सीटें मिली, कुल मिला के 48.4% वोट प्राप्त हुए। और अकेली कांग्रेस आर को 352 सीटें और 44% वोट। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये प्रभुत्व को स्थापित कर पाए ये चुनाव। आपातकाल के सबक का उल्लेख कीजिए। तो आपातकाल में क्या सबक मिले? पहला तो विरोधी दल और मतदाताओं ने जितनी अपनी राजनीतिक जागृति दिखाई, इससे साबित हो गया कि बड़े से बड़ा तानाशाह नेता अभी भारत में लोकतंत्र को विदा नहीं कर सकता, पहली बात। फिर दूसरा, संविधान में अच्छे सुधार हुए। आने वाले टाइम में अगर लोग आपातकाल कभी लगता भी है तो इसके लिए मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को इसका जो है मसौदा भेजेगा, ये बात आई, ठीक है। और आपातकाल के अंदर न्यायालयों में व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा की भूमिका सक्रिय रही और इसके अंदर आने वाले समय में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के प्रति तत्परता और बढ़ी। फिर जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के मार्ग में देरी लाने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो पॉइंट ले रहा हूं मैं। 1947 के अंदर कश्मीर का जो हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह, ये न तो भारत के पक्ष में जाना चाह रहे थे न पाकिस्तान के स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, ठीक है। ये भी बड़ी दिक्कत थी। फिर वहां पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस दल था,
इसके शेख अब्दुल्ला ने एक जन आंदोलन चलाया, वो चाह रहे थे कि राजशाही खत्म हो, और ये भी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाह रहे थे। फिर अक्टूबर 1947 में जब अपना देश आज़ाद हो चुका था, उसके बाद की बात है, पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठिए भेज दिए, और फिर महाराजा ऋषि ने मदद के लिए भारत से गुहार लगाई, और भारत ने मदद से पहले भारत संघ में विलय के हस्ताक्षर करवा लिए, और फिर अपनी सेना भेजी। इससे भारत ने जम्मू कश्मीर का भाग जो है घुसपैठियों से छुड़ा लिया, लेकिन कुछ भाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वो कब्जा अभी भी बरकरार है। तो इस प्रकार से पूर्ण इसका विलय नहीं हो पाया। अब ये मिलान कर ले, मिलान करने का प्रश्न आ गया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट किस पार्ट से कितने नंबर का कितना प्रश्न, अज्ञान, अवबोध, कौशल, ज्ञान, उपयोग, सारी चीजों को देख के पेपर बनाया है, बड़ी मदद करेगा आपको। देखो मिलान कर लीजिए। मंडल आयोग की सिफारिश और आरक्षण विरोधी हंगामा, ये कब होता है? ये हुआ था 1990 में। फिर अगला है बाबरी मस्जिद का विध्वंस, ये होता है 1992 में। फिर अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में। फिर एक ही तो बच गया, सप्रंग सरकार का गठन यूपी, ठीक है ना, ये है 2004 में, ठीक है। फिर अगला है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको समझिए। तो भारत बहुत विशाल है, इसमें क्षेत्रीय विविधताएं हैं, उनके हितों के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल बने। इसमें डीएमके है या डीएमके, बीजू जनता दल, जेडीयू, जेडीएस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बहुत सारे दल हैं, शिवसेना, इनका आप उल्लेख करें। इसमें जो बिंदुवार अगर बात करें तो महत्व की, एक तो ये क्षेत्र विशेष की समस्याओं से संबंधित है, ये वहाँ की समस्याओं को रखते हैं, राष्ट्रीय दल इनके ऊपर कम काम करते हैं, ये मुख्य विरोधी दल को मजबूत करते हैं, और सरकार की जो तानाशाही है उस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाते हैं। इन दलों के सांसद उस क्षेत्र की समस्याओं से राष्ट्र को अवगत करवाते हैं, और इनकी मदद से राष्ट्रीय राजनीति के अंदर गठबंधन का एक नया दौर आया, इससे सरकारें स्थिर हो पाई। फिर अगला खंड आ गया खंड 6, ठीक है ना, 2 खंड हो गए, तीसरा खंड आ गया खंड 6। इसके अंदर जो प्रश्न है थोड़े बड़े आंसर के रूप में 100 शब्दों में आंसर, 4 प्रश्न रहेंगे, और हर प्रश्न 3-3 अंक का 12 नंबर आपको ये मिल जाएंगे। तो ये आपको अथवा में मिलेंगे, अथवा में रहेगा, इसके साथ है। तो मैंने सारे अथवा वाले भी साथ ले लिए, आपकी मदद करेंगे अच्छी। पहला प्रश्न देख लीजिए, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले जो मैंने कुछ फैक्टर लिए हैं, तो पहला है समान राजनीतिक रूप, ठीक है, यानी इनका झंडा, इनका स्थापना दिवस, मुद्रा काफी समान है, इनकी साझी विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, तो इससे काफी प्रभावशाली बन जाता है। फिर सहयोग की नीति, ये अपने सदस्य देशों के बीच में काफी प्रबल सहयोग भावना रखते हैं। फिर अगला है यूरोपीय संघ का आर्थिक प्रभाव, ये बहुत ताकतवर आर्थिक ग्रुप है, और इसने बताया 2016 में ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर, जो कि लगभग अमेरिका के बराबर। विश्व व्यापार में इनका हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा। विश्व व्यापार संगठन में भी ये महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम कर रहा है। तो कुल मिला के ये काफी राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव रखता है, सैनिक दबदबा भी है, तकनीक का भी काफी इनमें प्रभाव है। तो कुल मिला के ये प्रभावशाली वैश्विक संगठन के रूप में सिद्ध होता है। अथवा में प्रश्न लें तो वैश्विक सत्ता में वैकल्पिक केंद्र के रूप में जापान का रोल, ठीक है ना, जापान का क्या रोल है ये स्पष्ट करिए आप। तो जापान काफी प्रभावशाली देश है, और इसके कौन कौन से प्रभाव के पॉइंट है देखो, ये कुछ एक बड़े औद्योगिक समूह हैं इनके, जैसे सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटो, माजदा, ये सारे ब्रांड जापान के हैं। इनके पास उच्च प्रौद्योगिकी है, ठीक है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है, लेकिन फिर भी वो कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़ी तेजी से इसने आर्थिक प्रगति की है। 1964 में जापान OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य बना। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।
एशिया के देशों में अकेला जापान ही G7 का मेंबर है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान 11वें नंबर पे है। देखो कितना प्रोग्रेस कर रहा है। जापान का सैन्य व्यय उसके जीडीपी का केवल 1% है, फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से जापान 7वें नंबर पे। इन सारी बातों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान अत्यंत प्रभावी है। आप इसका प्रिंट निकाल लें, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रिंट निकाल के पढ़ें, आगे पीछे करके निकालेंगे ना तो 12 पन्नों में आ जाएगा, आप निकाल लें। और फिर अगला प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को समझना है तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों को तो आशा भी बंधी कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं, और इसमें कारगर ढंग से काम कर पाएगा। एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है, और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। झगड़े और आर्थिक सामाजिक विकास के मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए उन 190 देशों को एक साथ किया जा सकता है। जहां तक कि शेष विश्व की बात है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। इसी मंच पर भी अमेरिकी मसलों पर कोई बीच का रास्ता, रियायत की बात सोची जा सकती है। ठीक है, तो ये आप इसमें अपनी बातें भी जोड़ सकते हैं, अथवा में ये देखो आप मिलान करने वाला आ गया तो मिलान कर लीजिए। तो ये बड़ा है, 3 नंबर का रहेगा, तो इसमें मिलान के पॉइंट भी काफ़ी रहेंगे। तो देखिए आप पहले पे आ जाइए। पहला है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो ये देखो आर्थिक और सामाजिक परिषद किससे संबंधित है। ये एक्चुअल में जो सदस्य देश हैं, देखो यहाँ से मिला रहा हूँ मैं इससे। सदस्य ये क्या करता है, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किससे रिलेटेड रहेगा, देखो आप इसमें देखिए, क्योंकि इधर वाले पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं सीधा ही मिलान कर रहा हूँ, आप प्रिंट से आप पढ़ लें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक्चुअल में सदस्य देशों के बीच में और विवाद जो है ना उनका निपटारा करता है। ठीक है, फिर अगला देखें तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, ये क्या करती है, ये परमाणु प्रौद्योगिकी और इसके शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा के ऊपर काम कर रही है। फिर आ गया सुरक्षा अपना परिषद। ये क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊपर चले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और संरक्षण पे काम कर रहा है। फिर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग। ठीक है, उच्चायोग, और ये क्या कर रहा है, ये आपातकाल में आश्रय और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। फिर अगला आ गया अपना विश्व व्यापार संगठन। तो इसका विकल्प थोड़ा सा मैं नीचे जा रहा हूँ, विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, तो ये सदस्य देशों के बीच में मुक्त व्यापार की राह आसान बनाने का काम कर रहा है। फिर अगला आ गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये देखो ये 1 नंबर वाला जो कैच जो था ना उसको मिलान कर देगा। ये आ गया ऊपर वैश्विक वित्त की देखभाल, वैश्विक वित्त की देखभाल। फिर आ गया आम सभा। आम सभा यहाँ क्या होता है, वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा चलता है। ठीक है ना, बहसबाजी वैश्विक मामलों पे यही होगी। फिर अगला प्रश्न आ गया अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन सबके स्वास्थ्य की बात करेगा। ठीक है, फिर आ गया अपना सचिवालय। सचिवालय में क्या होगा, सचिवालय के अंदर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन का काम सचिवालय से चलेगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये श्रमिकों के हितार्थ कानून बनाने का। फिर लास्ट में बच गया यूनिसेफ, ये बाल विकास के कार्यक्रम बनाता है। तो ये मिलान कर दिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ पर लिख रखा है, आप आंसर में पूरा डिटेल लिख दे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आ गया भारतीय जनसंघ की स्थापना और इसका राजनीतिक परिदृश्य। थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और दीनदयाल उपाध्याय इसके पहले महासचिव बने। ठीक है,
और ये आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़े रहे हैं और इन्होंने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार को काफ़ी महत्ता दी। हिंदी को राजभाषा बनाने पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया। कुल मिला के यही आगे चल के फिर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और अगला अथवा में ले रहा हूं मैं, प्रिंट निकाल के पढ़ लें आप इनको। प्रथम 3 आम चुनावों में एक दल के प्रभुत्व के कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, पहले 3 चुनावों में यानी एक दल, और वो एक दल सीधी सी बात है कांग्रेस पार्टी का दौर गुजरा और इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इनको विरासत में स्वतंत्रता संग्राम मिला था। इस वजह से इन्होंने पहला आम चुनाव तो बड़ी आसानी से जीता और उसके बाद में धीरे धीरे इनके जो करिश्माई और लोकप्रिय नेता इनका प्रभाव रहा। तो पहले चुनाव का डाटा यहाँ दे रखा है, 364 सीटें आई और उसके बाद भी इनका प्रभाव बरकरार रहा। कुल मिला के ये पहले 3 चुनावों में तो करीबन 3/4 सीटें प्राप्त करते रहे। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न आ गया, भारत में 1975 आपातकाल जो लगा था उसके बाद पहली बार विपक्ष की सरकार बनी, कारण बताएं। तो 1975 के आपातकाल के बाद 18 महीने बाद ही 1977 का चुनाव हुआ और इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर हो गई और विपक्षी दल जो है उनकी सरकार बनी। और इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं। एक तो पहली बात, सारे जो दल थे पहले से एकजुट हो गए थे और एक जनता पार्टी के नाम से एक नया जो है दल बना चुके थे। जयप्रकाश नारायण इनके नेता रहे और इसमें काफ़ी अच्छी विचारधारा लेके और जनता तक आए। इसके बाद में कांग्रेस के ही अंदर जगजीवन राम थे, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। वो पार्टी बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई और आपातकाल के अंदर कई ऐसे काम हुए जिसमें निवारक नजरबंदी थी और जबरन नसबंदी थी। ऐसे कुछ काम हुए जिसके कारण से क्या हुआ कि इनका जनता से जो है अलगाव हो गया था। तो ये कारण रहे जिस वजह से क्या हुआ, जो 1977 का चुनाव था उस चुनाव के अंदर जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई। ठीक है, फिर अथवा में है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। तो इसके कारण जो है मोटे मोटे बता रहा हूं मैं। तो एक तो 1974 के जनवरी के अंदर गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ, मोरारजी देसाई ने इसको समर्थन दिया और काफ़ी बढ़ चढ़ के आंदोलन हुआ। इसके बाद में 1974 की मार्च के अंदर भी एक आंदोलन हुआ और ये आंदोलन बिहार के अंदर हुआ। जयप्रकाश नारायण ने इनको इसका नेतृत्व किया और कुल मिला के ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ और इसका प्रभाव भी पड़ा। फिर रेलवे कर्मचारियों का एक आंदोलन हुआ और इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। फिर कुल मिला के तत्कालिक कारण क्या बना कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके अंदर इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को असंवैधानिक करार दे दिया। फिर 24 जून 1975 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया और कुल मिला के इसी तामझाम के बीच में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अंत में आ गया अपना खंड द। ये निबंधात्मक रहेंगे और शब्द सीमा 250 शब्दों में 3 प्रश्न है ये, ठीक है ना, और 4-4 नंबर के रहेंगे। कुल मिला के 12 नंबर आपको यहाँ से हासिल हो जाएंगे। तो सोवियत संघ के विभाजन के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ठीक है, सोवियत संघ क्यों टूटा। ठीक है, तो आपको ध्यान है 1991 में इसका जो है सोवियत संघ का बिखराव हो गया। मोटी मोटी बात करें तो हम देखो राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां, इसकी जो संस्थाएं थी वो काफी कमजोर हो गई थी। फिर संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर खर्च कर रहे थे और गतिविधियों पर कम खर्च कर रहे थे, इन पे ज्यादा कर रहे थे, जिससे जनता जो है काफी आर्थिक बदहाली के अंदर जी रही थी। फिर अगला है औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी पिछड़ रहे थे। ठीक है, इससे जनता को काफी मनोवैज्ञानिक धक्का लगा और ये भी कारण बना। फिर कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, ये पार्टी लगातार वहाँ 70 साल से राज करती आ रही थी। ठीक है, जब से क्रांति हुई थी रूस की क्रांति, उसके बाद से यही लगातार थी, एक दलीय ही शासन व्यवस्था वहाँ चली।
इससे जनता जो है काफ़ी नाखुश, इसके जो अधिकारी थे ये काफ़ी जो है रुष्ट हो चुके थे और धीरे धीरे इनका जनाधार खत्म होता चला गया और ये कारण बना विघटन का। फिर गोरबाचेव ने जो सुधार के काम किए और फिर जनता को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, इससे भी क्या हुआ, वहां पर विघटन का मार्ग सुनिश्चित हो गया। और फिर ये तात्कालिक कारण बना राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। जो वहां गणराज्य उसमें मिले हुए थे, रूस के अलावा अन्य गणराज्य जिसमें बाल्टिक गणराज्य, जिसमें एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब जो थे इनके अंदर संप्रभुता उभार, क्योंकि इनकी स्थानीय संस्कृति, स्थानीय परिवेश, उसके प्रति जो है थोड़ा भेदभाव महसूस हुआ। इस वजह से क्या है, इनमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना उभरी और ये लोग इन्होंने ये चाहा कि हम इससे अलग हो जाए। ये तात्कालिक कारण बना। अथवा में प्रश्न देखें तो रहेगा अपना सोवियत प्रणाली क्या थी, विस्तार पूर्वक समझाना है। ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर ये जो है 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया। और इस सिस्टम में क्या क्या चीजें थी, इस सिस्टम में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया, समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से खड़ा करने के लिए काफी कोशिश हुई और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ही धुरी के रूप में रही, अन्य पार्टियां नहीं रही। अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध रूप से राज्य के नियंत्रण में रखा गया और अन्य जो पड़ोसी पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनके अंदर भी ये प्रभाव बढ़ा, वो भी इस खेमे में आगे, समाजवादी खेमे में दूसरी दुनिया के नाम से ये रहे। सोवियत संघ इनका लीडर रहा और इनकी संचार व्यवस्था काफी उन्नत रही, विशाल ऊर्जा संसाधन थे, इससे इन्होंने काफी प्रगति की और आवागमन के साधनों का काफी विस्तार किया, काफी लंबा चौड़ा नेटवर्क आवागमन के साधनों का तैयार किया। ये पिन से लेकर कार तक बनाने लगे थे। इस वजह से काफी इनकी आर्थिक स्थिति प्रारंभिक दौर में सुधरी। और ये सारी चीजें जो है आप धीरे धीरे करके, या तो वीडियो को धीरे कर लेना, ठीक है, या इसका प्रिंट निकाल के आप इसको समझ लें। बेरोजगारी भी नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं ये सारी रियायती दरों पे, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब रियायती दरों पे दे रहे थे। ठीक है, तो कुल मिला के फिर इसमें खामियां भी रही हैं। तो खामियों में एक तो ये जो सिस्टम था इसके अंदर नौकरशाही का पूरा नियंत्रण हो गया था और ये सत्तावादी हो गए थे। इससे जनता काफी नाराज होती चली गई और इसके अंदर एक ही दल का शासन रहा, इससे भी जनता काफी नाराज थी। और फिर इसमें अन्य गणराज्य जो थे उनमें उन पे रूस का वर्चस्व बरकरार रहा, तो ये भी यानी शेष गणराज्यों की इसमें उपेक्षा हुई है। तो कुल मिला के ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 20 का। फिर अगला प्रश्न, और ये प्रश्न वैश्वीकरण वाले पाठ का हो गया, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम समझिए। तो देखो, पहला राजनीतिक परिणाम, वैश्वीकरण के द्वारा कुछ क्षेत्रों में राज्य की शक्ति को कमजोर किया है वैश्वीकरण ने। तो इसके अंदर अगर बात करें, इसको और आप डिवाइड करें, पॉइंटों को आप अंडरलाइन कर देना। इसमें एक न्यून हस्तक्षेप वाली राज्य की धारणा को अपनाया जाना, ठीक है। और दूसरी बात आती है इसी के अंदर बाजार द्वारा आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का निर्धारण, बाजार ही करेगा निर्धारण वैश्वीकरण के अंदर, ठीक है। और इसी के अंदर अगर बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव में वृद्धि हुई है, ठीक है। ये तो आगे किसके अंदर आगे कि आपके जो राज्य की शक्ति को कमजोर किया है वैश्वीकरण ने, इन तीन चीजों से समझ सकते। अगला जो पॉइंट है कि कुछ एक क्षेत्रों में राज्य की शक्ति पर वैश्वीकरण का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, ठीक है। कुछ क्षेत्र थे जिनके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर एक आता है कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनमें राज्य की शक्ति बढ़ी है, तकनीकी आ गई राज्य के पास, ठीक है ना, राज्य की शक्ति बढ़ी है। तो इसके अंदर देखो बताया है राज्यों के पास आधुनिक तकनीकी आई और जिसके बल पर राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकता है। इन सूचनाओं के बल पर राज्य अधिक कारगर ढंग से कार्य कर सकता है। इस क्षेत्र में राज्य की शक्ति बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो कुल मिला के राज्य जो है इसके बाद में काफी मजबूत भी हुआ। अथवा में प्रश्न देखें, भारत सरकार द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में क्या कदम उठाए और उनका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने हैं। तो भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी
और इसके साथ जो कदम उठाए वो क्या थे। एक तो औद्योगिक लाइसेंस युग को समाप्त किया, सार्वजनिक क्षेत्रों में कटौती की गई और धीरे धीरे क्या हुआ, इनका विनिवेशीकरण हुआ। ठीक है। फिर 1990 के दशक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं घटाई गई और व्यापार और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया और साथ में ही भारतीय शुल्क दरों में तेजी से कमी की गई। अब आता है भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक देख लेते हैं। तो ये क्या रहे, इसमें ये रहा, एक तो जीडीपी काफी बढ़ी है और जीडीपी बढ़ी तो भारत की वैश्विक स्थिति भी काफी सुधरी। गरीबी के अंदर जो थे उनका अनुपात धीरे धीरे घटा है। अच्छा, फिर है नकारात्मक प्रभाव। ऊपर सकारात्मक देखे तो यहाँ नकारात्मक है। इसमें कुछ नकारात्मक क्या है, एक तो कृषि में सब्सिडी को कम किया, इससे अनाज की कीमतों में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र पर आधारित जो संरचना है वो थोड़ी सी ध्वस्त हुई है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार में धीरे धीरे बड़ी तेजी से फैली और इसके कारण भारत का जो परंपरागत लघु और कुटीर उद्योग वो खत्म हो गया। इससे काफी बेरोजगारी आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया है, श्रम संगठनों पर अंकुश लगाया और इससे क्या हुआ, श्रमिकों की जो दशाएं थी वो काफी बदतर हुई। इनको उचित वेतनमान भी बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है और ये भी हुआ है। फिर इसी नीति के चलते क्या हुआ, बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम जो है वो बेच दिए सरकार ने। इसका भी काफी आर्थिक नुकसान सरकार को झेलना पड़ा है। ये प्रश्न आएगा लास्ट का, मानचित्र में भरना है। ठीक है, ये मानचित्र में भरना है। ठीक है, तो मानचित्र में भरेंगे आप, देखो अथवा में रहेगा ये भी, भारत के राजनीतिक मानचित्र में भरना है हैदराबाद, जूनागढ़, बनारस, अजमेर, और अथवा में ग्वालियर, त्रिपुरा, बम्बई और मैसूर। मैं बता रहा हूँ आपके पास ये जो अध्याय है, इस अध्याय के अंदर दो ही मैप हैं, दोनों मैपों को आप देख लें। ठीक है ना। और आपके जो भारत वाली पुस्तक है उसका जो पहला अध्याय है उसी के अंदर ये है और आप इस मैप के अंदर ही समझ ले कहाँ कहाँ है ये लोकेशन। देखो, ये आ गया अजमेर, ये आ गया ग्वालियर, ये आ गया बनारस, ये त्रिपुरा। मैंने पूरे स्टेट को ही यहाँ पर दिखा दिया है और स्टेट का जिक्र आए तो आप लंबे चौड़े एरिया को क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। जूनागढ़ हो गया और ये हो गया बम्बई, हैदराबाद और ये हो गया मैसूर। ठीक है, ये आप नक्शे के अंदर इनको फिल करेंगे। तो आशा रखूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी लंबा वीडियो, लेकिन परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट मैंने काफी मेहनत किया, हाथ से इनको लिखा और फिर आप तक प्रेषित किया है। ठीक है, तो सभी आप इसको समझें। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ, वहां से डाउनलोड कर लें। फिर भी अगर डाउट है तो कोई कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, हम आगामी समय में और आपकी मदद के लिए मैटर भेजने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो सभी तक शेयर अवश्य करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इसको खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।